शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, बेयकीनी कहें, बेएतबारी कहें, परेशानी कहें या इनसिक्योरिटी कहें, या ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश किसी को नहीं है और मुकाबले से डर लगता है। नवाज शरीफ साहब, छोटी सी मुख्तसर सी एक एग्जाम्पल है। नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आते हैं, उनको तमाम के तमाम उनके जो केसेस, जिसमें वो एब्सकॉन्डर भी थे, जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड भी थे, जिसमें वो कन्विक्टेड भी थे, एक के बाद एक या के बाद दीगरे उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और जब इस रिलीफ मिलने पर जो दीगर उनकी मुखालिफ पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जब उनको लाडला प्लस और इलेक्टेड प्लस के नाम से कहती है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे साथ जो ज़्यादती हुई थी ना, उसका अजाला हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चेयरमैन पीटीआई को या इवन पीटीआई बहैसियत जमात को के हक़ में कोई एक फ़ैसला आ जाए, दो फैसले आ जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि ये अभी भी लाडले हैं और अदालतों पे हमले भी किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी होता है। और तो और ये तो चले अब सियासी बयान है, लेकिन आप अगर काउंट करें तो लीडरशिप आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो कह रही है कि जी बल्ले का निशान वापस मिल गया। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपके सर्वेज़ आपके हक़ में आ रहे हैं, आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद पूरा के पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, पीटीआई ख़त्म शुद्ध हो चुकी है, तो फिर वो लड़े या वो ना लड़े, जब जीत आपकी आपके मुताबिक आपको यकीनी है, तो फिर तो मामला यहाँ पर ख़त्म है। फिर डर किस बात का है? आज बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि चेयरमैन पीटीआई, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, जरा शॉर्ट क्लिप में सुनते हैं। कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचता है या नहीं बचता। मैं सवाल फिर वहीं पर है। इसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ साहब भी इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उनको भी पेशावर हाई कोर्ट से भी शिकायत थी और बल्ले के वापसी पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। क्या कह रहे थे, ये सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर तयन, वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शहबाज शरीफ साहब, वो बेशक पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की कोर्ट है, लेकिन वो सूबा पाकिस्तान का सूबा है, ये कोई उनको याद दहानी करा दे। इसी तरह से जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी यहाँ पर अपना शेयर डाला। क्या कह रहे थे, सुनते हैं। और हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है, उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है। और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए? दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में प्रोग्राम का यहाँ पर आगाज़ करते हैं और ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या और इतनी खौफजदगी, इतनी डर खौफ है आखिर किस चीज़ का। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के, हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेंटर निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राना एहसान अफजल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ के लेती हूँ। अगर आप समझते हैं कि पीटीआई तो ख़त्म शुद्ध हो चुकी है, इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं, पार्टी तितर बितर हो गई है, टैग चलते हैं, इमरान खान ख़त्म शुद्ध, तो वो हिस्सा लें इंतखाबात में, हिस्सा ना लें, वो इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन नहीं लड़े, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बकौल आपके, तो फिर क्यों परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कतई तौर पे कोई परेशानी नहीं है। बात कायदे कानून की है। अगर ECP का कायदा कानून जो है वो वायलेट हो रहा है और उसके मुताबिक चीज़ें नहीं चली, तो क्या PTI को खुली छुट्टी मिल जाए? अगर 9 मई का वाक़या किया गया है और उसके अंदर एक पार्टी जो है वो मुलव्वस पाई गई है,
तो क्या सब लोग आंखें बंद कर लें कि जी इनको लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे जो है, तो इलेक्शन की आड़ के अंदर जो पीटीआई के जो वायलेशंस हैं, जो उन्होंने कह लें कि कानून कायदे की उनको रद्दी भर नहीं समझा, तो क्या इलेक्शन की आड़ में सब चीजें भुला के उनको दौड़ने दिया जाए? तो अगर ऐसे किया जाना चाहिए बकौल आपके या बकौल किसी के भी, अगर आपके नहीं, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ऐसे नहीं होता। अगर इस मुल्क में कायदा कानून है तो वो फॉलो होना चाहिए। जहां तक ईसीपी के फैसले की बात है, तो वो फैसला आया, और अगर एक सिंगल मेंबर बेंच है जो कि उसको कलादम कर रहा है, उस फैसले को रद्द कर रहा है, तो उसकी अगर रिश्तेदारी किसी पीटीआई के कैंडिडेट के साथ है, तो इस पे डेफिनेटली सवाल उठता है कि भाई एक तो सिंगल मेंबर बेंच, और ऊपर से आपकी एक कनेक्शन भी निकल रहा है, तो आप ना सुने किसी और को सुन लेने दें। तो फिर ये सारे मामलात पे देखें, बात तो कायदे कानून की हो रही है, हमें कोई डर खौफ की तो बात नहीं हो रही। तो मैं समझता हूं कि ये कहना कि ये बातें इसलिए रेज हो रही है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये जरूर मतलब है कि अगर 2 कैंडिडेट रेस में हैं या 3 हैं, और एक कैंडिडेट जो है उससे कोई बंदा उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है या वो किसी को गोली मार देता है, तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि कुछ नहीं होता, अभी उसको रेस दौड़ने दें। अच्छा राना इसका साहब, बाद ठीक है, करेंगे। ठीक है, आपकी बात अगर मैं बिल्कुल सही मान लूँ, तो पहले तो मुझे बताएं कि बल्ला निशान होगा या बल्ला निशान नहीं होगा, इससे 9 मई का क्या ताल्लुक है? और अगर 9 मई के ताल्लुक का पूरी के पूरी पार्टी जिम्मेदार है, तो फिर तो पार्टी में बैन होने चाहिए। मुतालबा करें आप। देखिए, मैंने तो आपको एज एन एग्जांपल 9 मई की बात की। जो ईसीपी ने बल्ले का निशान उड़ाया, वो तो वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड या उनके अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने की वजह से, या जो बेजाब्तियां उसकी वजह से उड़ाया गया है, तो वो भी कायदे कानून की वायलेशन है ना। तो अगर वो है, तो फिर ये कह देना कि कुछ नहीं होता, भाई ये जमात जो है वो जो मर्जी करे, आप तो ये आप प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकते ना। या तो ये सबके लिए हो कि किसी जमात का कोई आइन ना फॉलो हो, कोई इलेक्शन के वो जो जो एक्ट बना हुआ है उसके मुताबिक वो इंटरनल अपना इलेक्शन ना कराएं, जो मर्जी करते रहें, तो ये फैसिलिटी सबके लिए हो, तो ऐसा बात सही है, कायदे कानून की है। जी बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर सैफ साहब, आपके पास है इन बातों का कोई जवाब? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ईसीबी ने एक डिसीजन लिया है, ऑटोनमस बॉडी है, और इसलिए लिया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही से नहीं करा सके, और फिर एक सिंगल बेंच उन्होंने जो है वो ये आपके हक में फैसला दे दिया, और रिश्तेदारी पे भी वो सवाल उठा रहे हैं। नादिया, मैं ये समझता हूँ कि राना एहसान साहब ने अभी जो बातें की हैं, मुझे यकीन है कि वो जी, अभी ये महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने ये नुकात क्यों उठाए, क्योंकि उनको भी पता है मुझे पता है, वकील सामने मतलब बैठा है। क्योंकि 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 इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो फैसला है, अगर अगर ऐसे ही इलेक्शन कमीशन फैसले करती तो मैं तो बड़ा खुश होता। मैं तो इलेक्शन कमीशन की आज बैठ के तारीफें करता कि ये बहुत ज्यादा अपने कवानीन को और अपने उसूल और कवायद को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम लीग की पिछले 2-4 इलेक्शन जो उन्होंने इंट्रा पार्टी कराए वही देख लिए जाएं, तो आपको पता हो कि घर बैठे जो है वो ओहदे तकसीम हो जाते हैं, और वो भी एक फैमिली के अंदर, और बाकियों को भी थोड़ा बहुत कुछ वो चुंगे में मिल ही जाता है। यहाँ पर कौन से इलेक्शन होते हैं? अगर कवायद और कानून की बात है तो JUIFA के कौन से इलेक्शन होते हैं? मौलाना फजल रहमान घर बैठे बैठे इलेक्ट हो जाते हैं अमीर, और उसके अलावा बाकी उनके सारे बेटे और भाई जो हैं वो भी अपने अपने ओहदों पे आके बैठ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान सिर्फ कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पे दिया होता, तो जाहिर है कि इसके अलावा फिर पीटीआई के पास सिवाय अदालत में जाने का और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अदालत में पीटीआई गई, पीटीआई में जब अदालत में गई, जज ने 4 घंटे उस पर बहस की, फैसला दिया और सब पार्टियों को सुना, और फैसला देने के बाद उसने एक जो है इंटरिम फैसला दिया। यानी ये कोई हतमी फैसला नहीं है। 9 जनवरी को दोबारा जो है वो उसकी डिविजनल बेंच उसकी समाअत करेगा, उसमें 2 जज होंगे, वो समाअत करेंगे और वो फाइनल फैसला देंगे। लेकिन यहाँ पर एक क़यामत बर्पा कर दी गई, शोर मचाना शुरू कर दिया गया। और ये देखें कि एक बल्ले के निशान का खौफ ये है कि 2 बड़ी पार्टियों के सरबराहान, एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर हो गए हैं। तो यकीनन बल्ला इनकी ठुकाई तो करेगा 8 फरवरी को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तो ये एक इंतखाब, देखें मैं तो यह कहता हूं, आप पीटीआई को कोई भी निशान मिल जाए, पीटीआई को खंबा मिल जाए, पीटीआई को डंडा मिल जाए, पीटीआई को क्या नाम है चिराग मिल जाए, पीटीआई ने इनको शिकस्त देनी है। बल्ले से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने जो हरकत की कि जजिस पर एतराजात शुरू कर दिए और कभी उनकी खानदान की बातें कर रहे,
ये मियां साहब के खानदान के कितने लोग और इनके अपने इत्तेफाक फाउंड्री के कितने मुलाजमीन बाद में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, क्या हमें पता नहीं है उसका? मैं उसमें आपके प्रोग्राम का वक्त नहीं जाया करना चाहूंगा, लेकिन ये कहना कि जितना जज का रिश्तेदार, वही बात ये, या तो फिर आप जज अमेरिका से या फ्रांस से लेकर आ जाएं ताकि वो पाकिस्तान की अदालतों में जज बन जाएं और पाकिस्तान में उनकी कोई रिश्तेदारी ना हो। नहीं, बैरिस्टर सैफ साहब ये देखिए ना, एक बात तो अभी ये है, एक बात तो ये है कि ज़ाहिर आपने खुद कहा कि वो इंटरिम एक डिसीजन है जो कि 9 फरवरी को उस पर अमल होगा, दूसरी तो क्लियर होगा, दूसरा ही कि इलेक्शन कमीशन नजर सानी की अपील में भी जा रहा है और वो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में ही जा रहा है। अच्छा, मैं जरा एक सेकंड निसार खोड़ो साहब को जरा प्रोग्राम में वेलकम कर लूं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब, अब मामला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई तो पीपल्स पार्टी सबसे पहली वो जमात थी जिसने ये इल्ज़ाम लगाए और ये तनकीद की, इल्ज़ाम मैं नहीं कहती, तनकीद की कि जी लाडला प्लस और एक नए जो है वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड मियां नवाज शरीफ साहब, जिसको डेफिनेटली एक बड़ा डेंट भी था वो PMLN जैसी जमात के लिए। लेकिन जो कुछ फैसले ऐसे जिसमें सैफर की ज़मानत भी हो गई, जिसमें बल्ले की वापसी भी हो गई और ऐसी एक दो चीज़ें, फिर आज जो निगरां हुकूमत ने मुखालफत की कि जो चेयरमैन है वो साबिक चेयरमैन से नहीं मिल सकते, उस पर भी अदालत ने कुछ रिमार्क्स दिए। तो अब PMLN मैदान में है कि जी ये लाडले का तसलसल अभी बाकी है। सर दोनों इस वक्त लाडले हैं, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? दोनों क्या? मैंने कहा दोनों ही इस वक्त लाडले हैं, दोनों ही में मुकाबला है और क्या एक दूसरे के ऊपर ये जो इल्जामात की बारिश है ये दुरुस्त है? पार्टियां सब अपने अपने काम करने के लिए पाबंद हैं कि अवाम से रुजू करें, ठीक है। अब किसी पर अगर इल्जाम होगा, हाँ हमने लगाया था इल्जाम इमरान खान पर कि उसको हुकूमत में लाया गया। अब उसके बाद हुकूमत बनी PDM की, PDM के बाद चीफ जस्टिस थे या नहीं थे या दूसरे आए या नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ केसेस तो चलो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने उठते हुए ये महसूस किया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे नहीं, तो नवाज शरीफ साहब को खुलासा करने के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर क्यों आके पहुंचता है एयरपोर्ट पे, लंदन एयरपोर्ट पर? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का क्या काम है कि जी उसको जाके सी ऑफ करे? मुझे समझ में ये बात नहीं आई थी। मैंने इसका जिक्र जरूर किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मेरे गलत इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप लोगों से ही सुना मैंने कि जी ये नवाज शरीफ साहब को खुदा हाफिज़ यानी कि ब्रिटिश बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। हो जाए एयरपोर्ट पे, फिर वहां से कहाँ पहुंचे, फिर वो कोर्ट में भी नहीं गए, बाहर ही सब कुछ हो गया और फिर वो कल आराम से चले गए। इस तरह से तासुर फैलना शुरू हुआ। इससे तासुर फैलना शुरू हुआ जब राणा सनाउल्लाह ने कहा हम इतनी सीटें जीतेंगे। अब राणा सनाउल्लाह साहब को इलेक्शन से पहले कैसे मालूम कितनी सीटें जीतेंगे, ये तो आवाम के ऊपर है। इस तरह की बातें जब होती हैं तो फिर ये सवाल निकलते हैं और हमने भी चलाए, हमने भी कहे। इसी तरह से इमरान खान की बात, इमरान खान भी पता नहीं क्या क्या बोलता था। ये है, बाकी हम अपने हर एक पार्टी को अपना मौका मिलना चाहिए अवाम से राब्ते का। जिसको वो चुने वो लीडर, जो जीत जाए वही सिकंदर। अच्छा निसार खोड़ो साहब, अब मामला जी निसार खोड़ो साहब, मामला ये है कि मैंने नहीं देखा कम से कम कि पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई एतराज़ात उठाए हो, क्योंकि जब बल्ले के निशान की वापसी हुई पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले के ज़रिए, तो PMLN की क़यादत हो, JUIF की क़यादत हो, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने इस पर बड़े सवालात उठाए हैं कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट को, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी उसको कटहरे में खड़ा कर दिया है कि एक सूबे की जो हाई कोर्ट है वो पूरे मुल्क का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। बल्ले के निशान की वापसी और ECP का वो डिसीजन जिसमें उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देते हैं, बल्ला इनसे वापस लेते हैं, दोनों जो इवेंट्स थे उनको किस तरह से आप देखते हैं? ये पेशावर हाई कोर्ट की फैसला फाइनल नहीं है, ये सारी मुल्क में लागू होता है या नहीं है ये टेक्निकल सवाल है, ठीक है। लेकिन उस बल्ले के लिहाज से 9 जनवरी पता नहीं कब वो डेट भी रखी गई है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कहाँ 9 जनवरी जी, हाँ 9 जनवरी को डेट रखी गई है। तो डेट क्यों रखी गई है? इस पर किसी ने फाइनल फैसला करना होगा ना, मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट या खुद हाई कोर्ट, ये टेक्निकल सवाल है। लेकिन एक हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का फैसला
उसके खिलाफ आ जाए तो फिर क्या होगा? यही पिटीशन हम सिंध हाई कोर्ट में डालते हैं और सिंध हाई कोर्ट कह देती है कि जी बड़े का निशान गलत है, तो फिर क्या हुआ? तो ये बात नहीं हुई ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि जी हाई कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फैसला करे। उनका कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से किस बात पे कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुए, वो भी डिस्कशन तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन गई है अपील में या पिटीशन में कि जी फैसला होना चाहिए, बैट मिले या न मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं एक ब्रेक ले लूँ और मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मौलाना रहमान साहब ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी इस एक तो उन्होंने बात की कि जमहूरियत जो है वो कमज़ोर हुई है, मुक़्तदरा मज़ीद ताकतवर हुई है और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने अब दोबारा से, जैसे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िद बना ली तो फिर हमने इसको मजबूरन कंटिन्यू किया और वो उनको इदराक है कि इससे उनकी सियासत को नुकसान पहुँचा। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कह रहे थे कि वो तो तहरीक अदम एतमाद के ही हक़ में नहीं थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमतें बनाने की जल्दी थी। तो ये क्या पहले तो नून पीटीआई पीपल्स पार्टी तो अलग खड़ी हो गई है, मौलाना साहब की इस बात के पीछे क्या हकीकत है और क्या है, ज़रा इस पर ही बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्रामिंग दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और राना एहसान साहब ज़रा इससे हटके भी ये बताएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, लेकिन अगर मैं अलग हो जाता, तमाम पार्टी एक तरफ हो गई थी, मैं अलग हो जाता तो ये तासुर आता कि जी पीटीआई के चेयरमैन को बचाने की कोशिश हो रही है। क्यों आपकी जमात बज़िद थे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? वो कहते हैं कि PMLN को बड़ी जल्दी थी कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना ले। उस वक्त तो ये सबका फैसला था कि मुल्क की जो इकॉनमी की डायरेक्शन खान साहब लेके जा रहे थे और जिस तरीके से वो ऑपोजिशन का रगड़ा निकाल रहे थे और जो उनके प्लान थे 10 साला, तो उसके ऊपर ये सबका फैसला था कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और जो उस वक्त मकबूलियत थी खान साहब की उसको भी मद्देनजर रखते हुए, तो उसके अंदर हो सकता है JUIF का मौक़िफ़ जो है वो कोई आगे पीछे हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कंसेंसस तो इसी में ही था कि ये नो कॉन्फिडेंस के अंदर सब लोग शामिल होंगे और इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी कराएंगे, तो कंसेंसस से ही आगे बढ़े। ये जो 10 साल मंसूबे की आप बात करते हैं ना, तो बड़े आप कटहरे में आप लोग खड़े हो जाते हैं कि 10 साल मंसूबा, यानी इससे अवाम का लेना देना कुछ नहीं था, महंगाई शंगाई कुछ भी नहीं थी। आज आपको पता है महंगाई की शरह किधर पहुंच गई, आपके दौरे हुकूमत में किधर से किधर पहुंच गई। तो ये 10 साल मंसूबा था, ये सारी अजम्पशंस ही थी ना, कॉस्ट किसने पे की? ये अजम्पशंस नहीं थी और ये वाहिद वजह नहीं थी। मैंने आपको इसके अलावा भी वजूहात बताई। मईशत सबसे बड़ी वजह थी। मईशत तो कौन? अच्छा चले, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ ये लेके जा रहे थे। उनका जो एक जमहूरी रवैया था वो उस हुकूमत में नहीं था, वहां वो डिक्टेटर बने हुए थे। बिल जो है कोई और लोग पास कराते थे असेंबली में। ठीक है, मैं जरूर आपके कमेंट लेना चाह रही थी। बेसिकली जो मौलाना साहब ने कहा था, मैं कोड़ो साहब से ही पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब अब मुझे ये बताएगा कि आप लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ वो दुनिया ने देखा और उसकी मजम्मत भी की, माँ सिवाय मेरा ख्याल है PMLN और JUI की, पीपल्स पार्टी ने भी की। एक तरफ कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन आ रहा है कि जी अब आपको स्टेट चैनल भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, खतीजा शाह भी रिहा हो गई हैं और भी चीज़ें हो रही हैं। इससे आप लोग के हौसले बुलंद हो रहे हैं या आपको लगता है कि ये जो ज़्यादतियाँ आप बकौल आपके उसका तसलसल अभी जारी है? देखिए नादिया, हमारे हौसले पहले भी बुलंद थे, आज भी बुलंद हैं और इंशाल्लाह कल भी बुलंद रहेंगे। आजमाइशों ने हमें मजबूत किया है, हमें निखारा है और मैं ये समझता हूँ कि एक लिहाज से हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे तहरीक पर, पार्टी पर जो कठिन वक्त आया उसने हमें मजीद बेहतर बनाया है। इसलिए जहाँ तक अच्छे वक्त का ताल्लुक है, अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त जारी रहे, हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर इंशाल्लाह भरोसा करते हुए मुकाबला करेंगे। अब रह गई बात खदीजा शाह साहिबा की रिहाई, तो देखें मेरी बात सुने, खदीजा शाह जो हैं वो कितने महीने जेल में रही और अभी तक उनका केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक पेशी ऐसी नहीं हुई जिसमें उनका केस आगे बढ़ा हो।
सिर्फ जमानतों वो तारीखों पे तारीखें बेचारियों को वो जो है देते रही अदालतें और उनको जेलों में रखा हुआ था। आज भी बाकी खवातीन भी हमारी जेलों में बंद है। मैं तो समझता हूँ उनको भी रिहा होना चाहिए, तो उनको 6 महीने पहले रिहा होना चाहिए था जमानत पे। तो आज अगर हमें 9 महीने बाद ये रिलीफ मिला है तो इसको आप रिलीफ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये एक अदालती कार्रवाई के नतीजे में हमारा एक मौक़िफ़ जो है उसको सुना गया है। रह गई बात ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुआ, मैं तो समझता हूँ इस पर तो हर पाकिस्तानी को अफसोस होना चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी शख्स को उसकी डिग्निटी पर हमला नहीं करना चाहिए, हमारा आईनी हक है। अगर किसी ने भी किया है, किसी के साथ भी किया है तो गलत किया है, उनके साथ भी गलत हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे हौसले अभी तक बुलंद हैं। और हम एक बात आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले आपने मौलाना फजल रहमान के बयान की बात की। मौलाना फजल रहमान की तरह हम झूठ नहीं बोलेंगे। मौलाना फजल रहमान पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त भी वो चाहते थे, मौलाना फजल रहमान एक दिन भी इक्तदार से बाहर रहना पसंद नहीं करते। इक्तदार अगर उनको नेतन्याहू की हुकूमत में मिले तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की शरीयत छोड़ के आज तल अबीब में जाकर बैठ जाएंगे। मौलाना साहब और तो वजीर दिफा बन जाएंगे। नहीं तो मैं नहीं चाहूंगी माजरत के साथ कि हम इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उनको तनकीद करेंगे तो फिर ये उनका हक है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि उनकी जमात को भी लूँ कि वो उसका रीबटल दे। तो मेरा ख्याल है माजरत के साथ बैरिस्टर साहब, आई नो यू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन, तो हम इसको आगे ले चलते हैं। क्या तनकीद तो क्यों, मैंने क्या कहा? मैंने उनको कोई गाली तो नहीं दी। मैंने तो उनको कहा कि वो इक़्तिदार के शौकीन है इसके। ये तो तमाम पार्टियां कहती हैं। मैंने क्या कौन सी ऐसी गलत बात की है? इक़्तिदार का शौकीन नहीं होता। आपने खुद सवाल किया तो आपके सवाल के जवाब में मैंने ये बात इक़्तिदार के शौकीन आप भी हैं, सब होते हैं। इलेक्शन लोग लड़ते इसीलिए, सियासत में आते इसीलिए। तो हम हैं ना, लेकिन हमारे कुछ तो उसूल है ना। हम ये नहीं कहते कि एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ जाए और उसके बाद जब इक़्तिदार खत्म हो जाए तो हम कहें कि जी हम तो इससे इत्तेफाक ही नहीं करते थे। उस वक्त अपने समधी को वजीर गवर्नर बनाया, खुद अपने बेटे को वजीर बनाया, अपने भाई को वजीर बनाया, और आज कह रहे हैं कि हम उससे इत्तेफाक नहीं करते थे। तो ये वो मुनाफिकत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। असेंबली से भाग गए, ये भी याद रखें। फिर कोई सभी इख्तिदार के लिए सियासत करते हैं। निसार खोड़ो साहब, जी निसार खोड़ो साहब, जरा आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा। जो मौलाना फजल रहमान साहब आज अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी का फैसला था, ये नून लीग का फैसला था, वो तहरीक अदम एतमाद चाहते थे, वो हुकूमत चलाना चाहते थे, हमने तो मजबूरन उनका साथ दिया। देखिए, अब ये कहना मौलाना फजल रहमान साहब को शायद सूट नहीं करे, क्योंकि उस वफाकी काबीना में उनके फर्जंद भी वजीर थे और वजीर भी वर्क्स एंड सर्विसेज के थे। जब वो हो गए उनके बेटे, तो फिर उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने, मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक रैली निकाली जिसका नाम रखा था आजादी के लिए रैली जो निकाली थी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि जी परवेज इलाही साहब गारंटर बने थे कि फला तारीख को फला महीने को इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। तो फिर वो खुद भी निकालना चाहते थे इमरान खान को। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिलाया इसलिए कि अगर हम चुप रहते तो फिर अवाम हमसे सवाल पूछते कि तुम जब देख रहे हो इस मुल्क को डवाडोल रहा है तो तुम चुप करके क्यों बैठे? तुम फ्रेंडली अपोजिशन क्यों बने? आपको चीखो पुकार कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, वो इमरान खान इलेक्शन हार रहा था हुकूमत में होते हुए भी, तो ये अवामी रंजन था ना। लेकिन जब आप हुकूमत से निकले, हुकूमत खत्म हुई, तो आप एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने लगे, खासतौर पे पीपल्स पार्टी नून लीग को बनाने लगी। नून लीग तो अभी भी खामोश है। जब 16 माह इक़्तिदार के मजे लेने के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, ये कौन सी सियासत है सर? उसका जवाब भी अर्ज है कि पीडीएम की हुकूमत में महंगाई बढ़ी। हमारी दूसरी कोशिश क्या थी कि डिफॉल्ट से हम निकले। डिफॉल्ट से निकलने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं हुई। हम क्यों ना कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर जो था पीडीएम का, या जो जमात मेन जमात थी, उस पर हम क्यों ना कहें कि जी उनके वज़रा ने जो फाइनेंशियल मैटर्स में कंट्रोल रखते थे, उन्होंने इसे क्यों नहीं तरीके अख्तियार किए कि जिसमें महंगाई कम होती। देखो ना, बात तो तब होती ना मासियत के साथ जब आप हुकूमत में रहते हुए ये कहते। सुने अभी क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके डॉलर को कम होने दिया जा रहा है। निगरान हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है। ये क्रेडिट पीडीएम ने क्यों नहीं लिया?
सवाल ये पूछता हूँ, वही मुल्क है, वही हुकूमतें हैं, वही सब कुछ वही है, तो अभी क्यों कम हुआ और उस वक्त कम क्यों नहीं कर सके पीडीएम के दोस्त? हम पीडीएम में हुकूमत में शामिल थे, हम पीडीएम के अलाकार में नहीं थे, हम पीडीएम के मेंबर नहीं थे। उनको सपोर्ट हमारी चाहिए थी हुकूमत में, इसलिए हम सपोर्ट हुकूमत में लेके आ गए। नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जो कुछ हुआ वो पीडीएम की हुकूमत ने किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत में रहते हुए ये जो आज सवाल उठा रहे हैं वो हुकूमत में रहते हुए उठाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल राना एहसान साहब, इसको कुछ आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखें, जो अभी डॉलर की जो रुपए की जो स्ट्रेंथनिंग है उसका क्रेडिट पीडीएम हुकूमत को ही जाता है। उसकी वजह है, देखें, जो मईशत को समझता है कि जब हम हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो हम बिजली भी महंगी कर रहे थे, पेट्रोल भी महंगा कर रहे थे, गैस भी महंगा कर रहे थे, क्योंकि हम एक आईएमएफ के मुआहदे में थे और हम उस मुआहदे को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो हमने कोई गैर जिम्मेदारी के फैसले नहीं किए जब हमें, और उस वजह से, उस बुनियाद पे कि हम ये चीजें करके गए, आप देख रहे हैं कि आज इस्तेहकाम है और मईशत के अंदर बेहतरी है। जब हमें हुकूमत मिली थी तो आईएमएफ के मुआहदे को रद्द कर दिया गया था, पेट्रोल, बिजली, गैस को सस्ता करके आपने मुआहदे को वायलेट किया और मुल्क को एक माशी खाई के अंदर फेंक दिया। तो इस वजह से फौरी तौर पे आपकी जो रुपए की डिवैल्यूएशन है आपको नजर आई, क्योंकि रिजर्व्स गिर रहे थे, मुआहदा खत्म हो गया था और आपने एक जो फिस्कल डिसिप्लिन करना था, आप तो इजाफी टैक्स लगा रहे थे, उसकी जगह आप रिलीफ देके चले गए जो कि कर्जे के ऊपर थी। तो ये हमें समझना होगा। सवाल कुछ और उठाया है, वो कह रहे थे कि जब डॉलर जो रुपए की डिवैल्यू थी वो उस वक्त अगर कम की जाती जो आज हो रही है, तो आज में उस समय क्या फर्क है? नहीं, वो कम आपकी कहने मर्जी, ये सोचने से तो नहीं होती कि अब हमने कम करनी है तो हम कम कर दें। एक जाती हुई हुकूमत गैर जिम्मेदारी से फैसले करके गई, वो आईएमएफ के मुआहदे को रद्द कर गई, डस्टबिन में फेंक गई, तो उससे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, उसको हमने संभाला दिया। और एक हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी वो आखिरी वक्त तक मुश्किल फैसले करती रही, पॉलिटिकल अपना स्टेक लगा गई। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ। आज एक और इम्पोर्टेंट हैपनिंग है जिसका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज एक और जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चला जिसमें इमरान खान से वकला मुलाकात की हुकूमती मुखालफत हुई। अब हुकूमत कौन है ज़रा आप सोचें, और ये माइंड से कि ये हुकूमत है केयर टेकर सेटअप। ठीक है कि वो प्रोलॉन्ग कर गया है, बट स्टिल उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है और डे टू डे अफेयर्स से डील करना है। लेकिन यहाँ पर वो जब एक एप्लीकेशन जाती है कि इमरान खान साहब से, यानी साबिक़ चेयरमैन से, जो अभी के चेयरमैन है, वो एक प्राइवेसी में मुलाकात करना चाहते हैं और उनसे इलेक्शन के मामला और वोटर लिस्ट डिस्कस करना चाहते हैं, उसको अपोज कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर बरहम भी हुई कि इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत इंतखाबात के लिए मुशावरत की जाए ताकि इसको बुनियादी हक बनाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत है वो उसको मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने उनका कि हुकूमत गैर जानिबदार, निगरान हुकूमत में गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है, खौफनाक निज़ाम चल रहा है। अब मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही, बैरिस्टर साहब मेरी मदद कीजिएगा, कि एक निगरान हुकूमत को इस पर क्या एतराज़ है कि जी जो चेयरमैन है वो अपने साबिक़ चेयरमैन से मिलें या पार्टी के जो भी बानी कहते हैं, आप जो भी इनको नाम देते हैं, उनसे मिलें और मुशावरत करें। सीट्स के हवाले से प्राइवेसी में निगरान हुकूमत मुखालफत कर सकती है? देखें, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी शख्स आईनी और कानूनी तौर पर मुखालफत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब अगर जेल में भी हैं तो इस वक्त भी वो मुजरिम नहीं है, उन पर सिर्फ इल्जामात हैं और उन इल्जामात के हवाले से जो मुकदमात हैं उनकी समाअत हो रही है। तो अभी तक तो वो एक पाकिस्तान के एक ऑर्डिनरी शहरी हैं जो कि सिर्फ एक केस की जिद में है। इसके अलावा ही इज नॉट अ कन्विक्टेड पर्सन। दूसरी बात यह है कि उनको मुकम्मल तौर पर लोगों की मुलाकात का हक भी है और उनके साथ जो है मुशावरत का भी उनको हक है और उनकी पार्टी को भी हक है। लेकिन इस निगरान हुकूमत को आप अगर खूनख्वार हुकूमत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इसी तरह की पॉलिसियां कर रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर भी ये असरअंदाज हो रहे हैं, अदालतों पर भी असरअंदाज हो रहे हैं
और पीटीआई के खिलाफ तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे पता नहीं हम किसी और मुल्क के शहरी हैं और यहाँ आकर हम कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि कोई दहशतगर्द तहरीक चला रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो खौफ है पीटीआई का और इमरान खान का। इनको पता है कि अगर जरा सा भी उनको स्पेस मिले तो वो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे और इलेक्शन में इंशाल्लाह 8 फरवरी को ऐसा होगा। तो ये डर और खौफ की अलामात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इनसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये तमाम चीजें जो है इन्हीं को एक्सपोज करेंगी, इन्हीं की कमजोरियां यहाँ हो रही हैं, पीटीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप लोग मतलब आपकी जमात जब कोई सर्वे आता है जिसमें पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो आप लोग बड़ा खुशी खुशी उसको शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक द इकोनॉमिस्ट ने इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के इम्कान भी जाहिर किया, उसकी भी एक रिपोर्ट और एक सर्वे आया है। उन्होंने सर्वे नहीं रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2024 में नून और लीगी इत्तेहाद की जीत मुतवक्के है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हार जाएगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम सिक्योरिटी कमज़ोर है, मुजाहिरों में शिद्दत आएगी जिन्हें तेज़ी से रोका जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट की तहकीकी तज्जियाती इदारे बरतानवी अखबार भी IU के पैनल्स तले शाया होता है। तो यहाँ तो बड़ी मुख्तलिफ रिपोर्ट है बैरिस्टर साहब, फिक्रिया है आपके लिए? बात यह है नादिया कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है। हम तो खुश हैं कि एक तो हमारे हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कुछ अर्सा पहले से एक बाकायदा एक कैंपेन है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम जो है वो पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूँ पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखें, इस रिपोर्ट का ये भी उसी कैंपेन का एक हिस्सा है, इसके अलावा इसकी और कोई वो वक़्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई सच कोई दलाइल नहीं दिए गए, कोई रीजनिंग नहीं दी गई, एक मफरूजे को बुनियाद बनाकर एक स्पेकुलेशन की गई है। वो एक नोस्ट्राडेमस होता था जो प्रेडिक्शंस करता था और कहता था फ्यूचर में ये होगा, तो ये वो नोस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस हैं जिनमें से कोई ठीक हो जाती है, कोई गलत। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का इंतखाब करवाया जा रहा है, जिस तरीके का इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इसके नतीजे में मुल्क में अफरा तफरी ही फैलेगी, क्योंकि जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही, लोगों को जेन्युइन तरीके से अपने वोट का हक नहीं दिया जा रहा, तो यकीनन अफरा तफरी होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका नुकसान पीटीआई को होगा, उसका नुकसान उन लोगों को होगा जो ये हरकतें करवा रहे हैं। नज़ीर, एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। निसार खोड़ो साहब, चूँकि आप पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं और शहबाज शरीफ साहब सिंध में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि जी सिंध में ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हम बेहतर कर देंगे। सिंध में बिलखुसूस कराची में जो दोबारा से अमन बहाल किया है वो हमने बहाल किया है और रोशनियों का शहर यहाँ पर दोबारा बनाया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें MQM उनका साथ दे रही है, GDA उनके साथ है और शायद कुछ एक इत्तेहाद बड़ा बन जाएगा, पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्या ये इशू जो MQM ने पोस्टर लगा के और मशहूरी की अपने, ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, क्या इस बात पे बन रहे हैं? कौन सी बात पे उनका इत्तेहाद बन रहे हैं? नवाज लीग के किस बात पे? क्या ज्यादा सूबे बनाने वाली बात पे बन रहे हैं या सिंध को आधा और टुकड़े करने की बात पे बन रहा है, जो कि MQM कहती रहती है कि हमें सूबा चाहिए? क्या नवाज लीग और GDA इस पे शामिल है, इस सिंध को टुकड़े करने पर शामिल है? क्या अब GDA या क्या इस चीज को महसूस करती है कि जी कहा जा रहा है कि देहाती लोगों ने कराची पे कब्जा किया हुआ है, वो देहाती जो पाकिस्तान बनाने में थे, जो देहाती पाकिस्तान बनाने में मोहरिक थे, रूह रवां थे, क्या इन पर हमला हो रहा है? जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो भी तो देहाती था, उसने तो आइन बनाया। ये क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बात पे इनके इत्तेहाद हो रहे हैं? वैसे इत्तेहाद होते रहते हैं और वो मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि वो हारते रहते हैं। अभी भी कर लेंगे इत्तेहाद, अपनी जगह पे कर लो, लेकिन मेरा तो बुनियादी सवाल है कि इत्तेहाद किस बात पे हो रहा है? ये सिर्फ एंटी पीपुल्स पार्टी का लेकर कर रहे हैं या ये दूसरे जो स्लोगन चलाए जा रहे हैं, इसको कौन नजरअंदाज कर सकेगा? इसको कौन नजरअंदाज करेगा कि कोई सिंध को टुकड़े कर रहा है? तो भी शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल रहे हैं, GDA उनसे मिल रही है, और फिर देहाती वाली बात को निकाल के जो उन्होंने शुरू किया है उस पे कौन उनके साथ है और क्यों साथ है? मेरा सवाल तो ये बनेगा। सिंध को टुकड़े करने का स्लोगन किसका, कौन लेके चल रहा है इस वक्त? MQM।
वो उनका इंतखाबी ये नैरेटिव है, अभी कोई स्लोगन है? जी बिल्कुल है, इंतखाबी मंशूर में शामिल है उनका। अच्छा, तो फिर राना मुझे एहसान बताया साहब, जाए, फिर मुझे बताया जाए कि नवाज लीग क्या जवाब देगी सिंध के लोगों को, और जीडीए क्या जवाब मिलेगा जीडीए को सिंध के लोगों से। मुझे तो इस बात पे शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला याद आ गया। निसार खोड़ो साहब, आपको भी याद होगा, एक ज़माने में सराइकी सूबे की जब बड़ी बात हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि जाके पहले कराची को अलग सूबा बनाए तो उसके बाद सराइकी सूबे की बात करें। उन्होंने कहा था ना कि सूबा बनाए, सिंध में कराची का सूबा बनाए तो फिर सराइकी पर भी बात होगी। ये किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने। राना एहसान साहब, किस एजेंडे पर हैं शहबाज शरीफ साहब अगर वो इस किस्म का एहतियात कर रहे हैं? तो ये सवाल है निसार खोड़ो साहब का। देखें, एजेंडा तो एक ही है, वो है कि लोकल बॉडीज को जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए और उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाए, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर म्युनिसिपल के अंदर लोकल बॉडीज की जो गवर्नमेंट है वो मौजूद हो और वो बाइख्तियार हो और वो कंटिन्यूसली अपना काम करे। तो इसके ऊपर हमारी ज़रूर बात हुई है MQM के साथ, और हम उनको समझते हैं कि ये डिमांड ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेकिन हमने तो कोई सूबे की डिवीजन की ऊपर तो कोई उनसे ना हमारी कोई बातचीत हुई है, ना कोई ऐसी एग्रीमेंट पे हम आए, ना मुझे इस चीज़ का पता है। लेकिन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथनिंग करने की बात हम जरूर कर रहे हैं, जो कि 18वीं तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है? नहीं, इसके अलावा ये तो इन्होंने अब कहा कि वो तकसीम करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथनिंग की आप बात कर रहे हैं, 30 ईयर लीडरशिप, 30 ईयर गवर्नमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप ये बात तो आप पीपल्स पार्टी से भी कर सकते थे। या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है, वो ये मुतालबा नहीं लेके आगे चलना चाहती? नहीं, देखें, हमारी MQM से इस चीज के ऊपर बातचीत हुई है। तो पीपल्स पार्टी से इस चीज पे बातचीत क्यों नहीं की? देखिए, पीपल्स पार्टी और हमारा तो डायरेक्ट हम मद्दे मुकाबिल हैं वजारत उज़्मा के लिए, तो हमारी ऑब्वियसली इस पे बात होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी से भी हो जाएगी। जब गवर्नमेंट जिसकी भी आती है, हम समझते हैं ये टॉप एजेंडा होना चाहिए कि लोकल बॉडीज का ऐसा निज़ाम हो कि जब सूबे की किसी की हुकूमत हो तो वो अपनी मर्जी से लॉज ऐसे बनाते हैं कि बिल्कुल वो उनके अंडर कंट्रोल हो लोकल बॉडीज। अच्छा। तो बजाय कि हम उस लोकल बॉडीज के निज़ाम को कंट्रोल करें, जब तक हमारा मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो तो हम उसको लॉन्च ना करें, तो इसके बजाय उसकी कंटिन्यूटी इंश्योर हो, नंबर 1 उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर हो कि वो सूबे की तरफ ना देख रही हो कि अब वहां से ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये 18वीं तरमीम यानी 18th अमेंडमेंट का पार्ट थी। और मेरे ख्याल है 18th अमेंडमेंट को आए हुए भी ये 2008-2010 की बात है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो बैरिस्टर सैफ साहब एक बड़ा अच्छा मॉडल सिंध में ये चाहते हैं, लेकिन ये मॉडल क्या पंजाब में अडॉप्ट हुआ? 30 ईयर गवर्नमेंट और लोकल बॉडी नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, आप कर क्यों नहीं सके पंजाब में? ये सवाल पूछ रही हूँ बैरिस्टर साहब से। जी देखें, पंजाब की हालत तो आपके सामने है नादिया। अगर वहां पर 18th अमेंडमेंट का मॉडल सही तरीके से अडॉप्ट किया जाता, उस पर अमल किया जाता, तो आज पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब है, वहां पर इकोनॉमी तो खैर पूरे मुल्क की खराब है। बाकी कौन सी चीज है जो पंजाब में अच्छी? पंजाब के अवाम तो उसी तरह सफर कर रहे हैं जिस तरह बाकी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। लेकिन 18th अमेंडमेंट की जहां तक बात करता हूं, देखिए उसके अपने और टेक्निकल इश्यूज भी हैं। मेरे ख्याल में सूबों की कैपेसिटी का भी इशू है कि मरकज ने जब ये इख्तियारात डिवॉल्व हुए तो इन लोगों ने कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी काम नहीं किया। लेकिन बार सूरत मैं वही बात करूंगा कि 18th अमेंडमेंट के इख्तियारात तो छोड़े नादिया, ये लोग तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, बल्दियाती इंतखाबात में भी रुकावटें डालते हैं ताकि अवाम का इख्तियार जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मुंतकिल ना हो और इनके हाथ में रहे, ताकि उसको मैनेज कर सकें। तो नियत का और एक्शन का बहुत बड़ा एक फर्क है। मसला अलमिया ये है, बैरिस्टर साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, जो 3rd ईयर की गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना कोई भी नहीं चाहता और किसी ने कभी की भी नहीं। एक्शन नहीं कराते तो आप उनको स्ट्रेंथन क्या करेंगे? हमें सूट वही करता है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं ना, MNA MPs, उनको फंडिंग दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं, वो अपने हल्के के गटर के ढकने भी लगवाएं, वो वहाँ के नल भी सही करें, वो वहाँ पे पानी की सप्लाई भी करें, ताकि फिर अगली दफ़ा लोग छोटी छोटी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए उनके आगे हाथ फैला के खड़े हों। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर और राना एहसान, अफजल साहब, निसार खोड़ो साहब। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।